मार्क्स बूस्टर सीरीज है, ओनली ISPW द्वारा निकाला गया है मार्क्स बूस्टर सीरीज, इसी का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से आज शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद करेंगे बाकी सारा भी। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, अगर आप फॉर्म भरिएगा तो ये आपको अभी से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब इसमें पहला जो टॉपिक है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो यहीं से शुरुआत होगा, यूरोपीय कंपनी का आगमन से। पीडीएफ आप लोग निकाल लीजिए, निकाल लिए हैं? चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, पुर्तगाली सबसे पहले आया था, पुर्तगाली भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिन्हें नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, को पोप निकोलस पंचम ने ईसाई धर्म के वर्चस्व में विस्तार के लिए 1454 में एक अधिकार पत्र प्रदान किया था। और यहाँ पर सबसे पहले आया था वास्को डी गामा, जो 3 बार 1498, 1501 और 1524 3 बार भारत की यात्रा किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1498, 1501 और 1524 वास्को डी गामा 3 बार भारत की यात्रा किया है। फिर नेक्स्ट है कि पेड्रो अल्वारेज केब्राल, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पेड्रो केब्राल, ये मसालों के व्यापार के लिए भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने सितंबर 1500 में कालीकट में एक कारखाना स्थापित किया था। ये याद रखिएगा, केब्राल भी आया था मसालों के व्यापार के लिए भारत। पुर्तगाली से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था जो वास्को डी गामा था। ये 17 मई 1498 को आया था। अगर एग्जैक्ट डेट याद करना चाहे तो ये 3 बार भारत की यात्रा किया है, 1498, 1501 और 1524। कालीकट बंदरगाह जो कि केरल में है, इसी के तट पर ये आया था। कालीकट बंदरगाह, ये याद रखिएगा, कालीकट बंदरगाह जो केरल में है, इसी के तट पर आया था। उस समय वहां का शासक हुआ करता था जमोरीन, याद होगा अगर आपको तो। ये वास्को डी गामा को वार्म वेलकम किया था, स्वागत किया था। और वापस जब वास्को डी गामा जा रहा था तो मसालों से भरा हुआ जहाज इसको ये गिफ्ट दिया था, ठीक है। और इसी मसाला को बेचकर जो पुर्तगाल में वास्को डी गामा 60 गुना अधिक फायदा कमाया था। तो इतना बात याद रखिएगा। और पुनः 1501 ईस्वी में उसी फायदा को लेके वो पुनः आया था भारत 1501 ईस्वी में वास्को डी गामा, और इसी सब से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1505 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भी याद रखना है। ये गवर्नर नियुक्त हुआ है कब? तो 1505 ईस्वी में। इसका कार्यकाल जो है 1505 से लेकर 9 के आसपास तक रहेगा। इसके समय में एक जो पॉलिसी आया था जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी, निचला पॉइंट में है, देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी, ये इसी ने लाया था। किसने लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया? कई बार एग्जाम में पूछा है किसने लाया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, याद रखिए। फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को बोला जाता है कि ये समुद्रिक नीति पर बल दिया था। यही ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब कि समुद्र में लाने, मतलब कोई भी चीज अगर ला रहे हैं या ले जा रहे हैं तो उसके लिए एक कार्थेज सिस्टम होता था जो पुर्तगालियों ने लाया था। ये एक प्रकार का जहाजों को दिया गया लाइसेंस है। तो पूछेगा कि कार्थेज सिस्टम क्या है, तो क्या है? जहाजों को दिया जाने वाला एक प्रकार का लाइसेंस, कि आप हिंद महासागर में घूम फिर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के समय में पूछता है क्वेश्चन, नेक्स्ट घटना चक्र में पूछा हुआ है कि अल्मोड़ा के समय विजयनगर के कौन से शासक का कार्यकाल था? तो याद रखिएगा वीर नरसिंह देव, इनका कार्यकाल था, ठीक है। अल्मोड़ा के बाद जो पुर्तगाली गवर्नर बना था वो अल्बुकर्क बना था। कौन बना था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, अल्बुकर्क। इसको भारत में पुर्तगाली गवर्नर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हाँ, तो परमिट सिस्टम की शुरुआत किसने किया है अन्य जहाजों के लिए? तो अल्बुकर्क, ये भी याद रखिएगा, अल्बुकर्क। फिर एक क्वेश्चन और इससे घटना चक्र में मिला था कि बीजापुर के शासक से गोवा को किसने छीना था? तो अल्बुकर्क। कितने ईस्वी में? तो 1510 ईस्वी में। उस समय पूछता है कि बीजापुर का शासक कौन हुआ करता था? तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा का ये अधिग्रहण कर लिया था, यानी कि छीन लिया था, जो बाद सिकंदर महान के बाद यूरोपीय नियंत्रण में पहला भारतीय क्षेत्र बन गया। यहाँ तक याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने हमारे यहाँ बहुत कुछ दिया भी आया, तो जैसे तंबाकू की खेती, काजू जैसी नई फसल, नारियल का बेहतर बागान पद्धतियों की शुरुआत किसने किया था? पुर्तगालियों ने। आलू जो हम लोग खा रहे हैं एक इनका देन है, पुर्तगालियों की देन है।
अल्बुकर्क ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया और पुर्तगाली पुरुषों को स्थानीय या भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको जाता है? प्रिंटिंग प्रेस, हाँ, प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगाली को जाता है। जहाज निर्माण का प्रारंभ किसने करवाया था? तो पुर्तगाली। हाँ, तो 3 गवर्नर बताएं, तीनों को याद रखिए। वास्को डी गामा, अल्फांसो डी अल्मीडा और अल्बुकर्क। क्वेश्चन क्या है? तो वास्को डी गामा कालीकट में आया था 17 मई 1498, 3 बार आया था, 1498, 1501, 1524, ध्यान रखिएगा। फिर ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, हाँ, और वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का अल्बुकर्क। भारत आने वाला जो पहला यूरोपीय कंपनी था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, 1498 में इसका स्थापना हुआ है। पूछेगा दूसरा कंपनी कौन था? अंग्रेज का था ना। देखिए इसमें विवाद है। देखिए विवाद नहीं है, मतलब कि अगर कंपनी का स्थापना पूछे तो ब्रिटिश का पहले हुआ था, लेकिन आया कौन था पहले? तो डच पहले आया था। और स्थापना बोलेगा डच के कंपनी का कब हुआ था? तो 1602 में, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गया था 31 दिसंबर 1600। तो पूछेगा आगमन से रिलेटेड, तो डच पहले आया है ब्रिटिश से, लेकिन कंपनी के स्थापना से रिलेटेड पूछेगा तो ब्रिटिश का पहले हुआ है डच से। समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं। डच पहले आया लेकिन स्थापना में हुआ। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा जो है डच है। नेक्स्ट क्या है? डच है। जैसे अभी हम करवा रहे हैं ऐसे आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक ना? ध्यान से सुनते रहिएगा। 50 पेज का PDF है, हो सकता है 4-5 दिन लगे हमको, लेकिन सुनते रहिए। यूट्यूब में आएगा। अब देखिए हमारा डच है, दूसरा कंपनी है जो आया था भारत हमारा, ठीक है? तो डच से क्वेश्चन आता है कि डच के कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1602 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन यही है, 1602 ईस्वी में डच का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा। डच कंपनी का पूछता है कि डच कंपनी का पहला व्यापारी कोठी कहाँ है? बहुत सारा फैक्ट्री है इसका, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला जो है मछलीपट्टनम में है। कहाँ है? मछलीपट्टनम। अरे वही है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ठीक है? मछलीपट्टनम में है पहला, याद रखिएगा। मछलीपट्टनम शायद आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो इसको भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है। फिर है आपका नेक्स्ट जो पूछता है कि जैसे पहला फैक्ट्री हो गया, तो पहला डच यात्री कौन था? तो पहला जो डच यात्री था ये हस्तमान था, कार्नेलिस दी हस्तमान, ठीक है? ये 1596 ईस्वी में जो कार्नेलिस डी हाउटमैन दिले है ना, ये 1596 ईस्वी में पहला पॉइंट, यही जो पहला डच यात्री है, याद रखिएगा। और 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था, ये आंध्र प्रदेश में है। ये इसका दूसरा पॉइंट है जो आपको याद करने लायक है। इसमें एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डच की जो फैक्ट्री है ये पटना में भी लगाई गई थी। कहाँ? पटना में भी। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पटना में फैक्ट्री किसकी थी? तो डचों की थी। किसकी थी? डचों की थी। हाँ, डच ने काली मिर्च और मसाला व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर लिया था। बाद में वे रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम के व्यापार में भी रुचि लेने लगे थे। डच के पटना के अलावा सूरत में भी इसकी फैक्ट्री थी 1616 में। फिर है कराईकल 1645 में, कराईकल 1645 में, बिमलीपट्टम 1641, चिंसुरा बोलेगा बंगाल में पड़ता है 1653, बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नेगपट्टम और कोचीन, ये सब डचों की महत्वपूर्ण फैक्ट्री। आपको 2 ही याद रखना है, एक पटना और एक पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम। पहली फैक्ट्री कम से कम 2 आपको याद रखना है। पूछता है इससे क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन बताते हैं जो आपको घटना चक्र में रिफ्लेक्ट करेगा। पहला क्वेश्चन है कि डच कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मसाला व्यापार करना था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछता है डचों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है हमारा बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। पूछता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बताइए। 1700, हाँ, तो 1759 को ध्यान में रखिएगा। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। डच कंपनी को हॉलैंड की कंपनी है। कहाँ की है? हॉलैंड की। वर्तमान समय में हॉलैंड का नाम जो है ये नीदरलैंड है। क्या है? नीदरलैंड है। तो ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान समय में हॉलैंड का नाम नीदरलैंड है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अंग्रेज या इंग्लैंड या ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे में सबसे ज्यादा पढ़ने का है यही है। देखिए जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना पूछेगा तो 31 दिसंबर 1600 को। कब? 31 दिसंबर
1600। 1600। क्या एक बार पूछा 21 दिसंबर 1600। ये महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम थी, इसी का एक घोषणा पत्र था, उसी के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। यही पहला पॉइंट में दिए हुए है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने वाले लंदन के व्यापारियों को औपचारिक चार्टर प्रदान किया था। चार्टर मतलब घोषणा पत्र, ठीक है। नेक्स्ट है कि कैप्टन हॉकिंस, ये डायरेक्ट कैप्टन हॉकिंस पर चल गया है। इससे पहले याद रखिएगा कि कैप्टन हॉकिंस जो आया था, ये जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था। किसका राजदूत? जेम्स प्रथम। प्रथम ये ब्रिटिश राजा था जो जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। जहांगीर के दरबार में आया था ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर। कौन? कैप्टन हॉकिंस। इसको, हाँ, कैप्टन हॉकिंस को एक नाम देता है ये लोग, जिसका इंग्लिश खान। क्या बोलते हैं? इंग्लिश खान। याद रखिए, कैप्टन हॉकिंस को बोला जाता है इंग्लिश खान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। इंग्लिश खान की उपाधि किसकी है? तो कैप्टन हॉकिंस की है। कब आया है? तो ये 1609 दिया है, लेकिन आया है 1608 में। कब आया है? 1608 में। ये दिया है कि 1609 ईस्वी में भारत में कारखाना स्थापित कर 1600, आप 8 याद रखिएगा। घटना चक्र लूसेंट सभी में 1608 ही दिया है, याद रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के समय में हुई थी? तो अकबर। अकबर होगा ना? अकबर के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में हुआ था। देखिए, हम याद रखिए। देखिए, व्यापारिक कोठी से, व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कोठी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो पहला मतलब पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम व्यापारिक कोठी जो कि मान्यता प्राप्त था, तो ये सूरत का हो जाएगा, ठीक है, सूरत का कोठी। लेकिन अगर पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम व्यापारिक कोठी जो निर्माणाधीन थी, तो ये मछलीपट्टनम इसका आंसर होता था। उस समय ये निर्माणाधीन था, लेकिन जो प्रथम मान्यता प्राप्त, जो पूरी तरह से निर्माण हो चुका था, वो 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री थी, ठीक है। तो निर्माणाधीन करके पूछे तो मछलीपट्टनम, लेकिन पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम व्यापारिक कोठी मान्यता प्राप्त, तो कौन सा हो जाएगा प्रथम? सूरत। सूरत जो कि 1613 में बन के तैयार हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड आता है एक ब्रिटिश राजकुमार जिसका नाम है चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय का नाम याद है? इसके बारे में हम आगे बताते हैं, पहले पॉइंट पढ़ते हैं हम। देखिए, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापार करना शुरू किया। यही पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम वाला, लेकिन ये निर्माणाधीन था। क्या था? निर्माणाधीन। और 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री बन के तैयार हो चुकी थी। तो 1613 ईस्वी वाला को प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री माना जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि कैप्टन थॉमस वेस्ट ने 1612 ईस्वी में सूरत के तट पर पुर्तगालियों को हराया। ये क्वेश्चन आता है कि स्वाली के युद्ध में किसने हराया था? तो थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट, याद रखिएगा, क्वेश्चन घटना चक्र में पूछा हुआ है। 1613 ईस्वी में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए, जहां देखिए 1613 ईस्वी में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों की अनुमति दे दी। फिर है 1608 में तो हॉकिंस आया था, लेकिन 1615 में कौन आया? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और 1619 ईस्वी तक रुका था। हालांकि वे जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहे, लेकिन टॉमस रो ने कई विशेष अधिकार हासिल किए, जिनमें आगरा, अहमदाबाद और भरूच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति शामिल थी। यहां तक आप लोग को समझ में आया? आया जी? तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताते हैं, जैसे चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय वाला जो क्वेश्चन है, ये चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो हुआ था, ये पुर्तगाल की एक राजकुमारी है, कैथरीन। किसका? कैथरीन। कैथरीन का साथ इनका विवाह 1661 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1661। तो याद रखिएगा 1661 इसमें डेट कि कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ। इसमें पुर्तगाली कंपनी को दहेज में क्या मिला था? बम्बई। दहेज में क्या मिला था? बम्बई बंदरगाह दहेज में मिला था, जिसको चार्ल्स द्वितीय ने कितना पाउंड वार्षिक किराया पर? 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ये लगा दिया था, क्या? व्यापार करने के लिए अंग्रेजी कंपनी को दे दिया है, ठीक है। पुर्तगाली दुल्हन लेके आया और ये अंग्रेजी कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराया पर अपना बम्बई बंदरगाह दे दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा इसको। एक क्वेश्चन और है कि अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल के हुगली में व्यापारिक कोठी की स्थापना कब किया था? तो देखिए, बंगाल के हुगली में 1651, ये 1661 है, और उसको याद रखिएगा 1651। क्वेश्चन क्या था कि बंगाल के हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी का स्थापना अंग्रेज कंपनी ने कब किया था? तो 1651। हाँ, 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन के साथ,
कैथरीन के साथ। एक क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, इससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है कि फोर्ट विलियम किला, फोर्ट विलियम किला से कलकत्ता शहर में है, इसको भी याद रखिएगा, फोर्ट विलियम किला। और कलकत्ता शहर को किसने स्थापना किया था? तो जॉब चॉर्नोक, चॉर्नोक, ये भी याद रखिएगा। फिर 1717 ईस्वी, 1717 ईस्वी को भी याद रखिएगा। ये फारूक सियार जो है मुगल बादशाह, ये व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र इसको मिल गया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा याद रखिएगा। और इसके बाद प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, फिर 59 में बेदरा का युद्ध, 60 में बॉडीवास का युद्ध, सब याद रख सकते हैं, और 64 में बक्सर का युद्ध। ये चारों युद्ध इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछेगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से। देखिए 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि ने मद्रास में एक किलेबंदी कारखाना बनाने की अनुमति दी, जो बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गया और दक्षिण भारत में अंग्रेजी मुख्यालय के रूप में मसूलीपट्टनम की जगह ले ली। यहाँ तक आप ध्यान रख सकते हैं। फिर 2-3 डेट बताए, उसका नाम फिर से हम रिपीट कर देते हैं डेट। 1757 में कौन सा युद्ध? प्लासी। का युद्ध। 1759 में कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। 1760 में कौन सा युद्ध? बॉडीवास का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध का छोटा डेट कितना है? 23 जून 1757। 23 जून 1757। फिर बताए थे इलाहाबाद की संधि 1765 में, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गया था, राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हो गया था। याद रखिएगा 1665 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, इलाहाबाद की संधि, याद रहेगा 1765 ईस्वी में। देखिए हम लोग पुर्तगाली के बाद डच हो गया, पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, अंग्रेज। अब आएगा हम लोग को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको डेन भी बोलते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी या डेन, इसको याद रखिएगा। पूछता है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1616। पहला पॉइंट देखिए, 1616 ईस्वी में स्थापना हुई थी। इसने 1620 में तंजौर के पास ट्रैंक्वेर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। ट्रैंकोवर दिया है ना, इसको आप त्रावणकोर पढ़िए। क्या पढ़िएगा? ट्रेवनकोर। ये कहाँ है? केरल में पड़ता है ना सर? हाँ, ये केरल में है, याद रखिएगा। ट्रेवनकोर जो है ये केरल में ही है। बहुत अच्छा। फिर कलकत्ता के पास श्री रामपुर, ये श्रीरामपुर दिया है ना, इसको आप श्री रामपुर पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? श्री रामपुर। उस समय की सबसे महत्वपूर्ण डेनिश बस्ती थी, तो डेनिश बस्ती श्री रामपुर महत्वपूर्ण था। डेनिश वाणिज्यिक या राजनीतिक हितों के बजाय मिशनरी गतिविधियों में अधिक रुचि रखते थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए अब श्री रामपुर आया, ट्रावणकोर आया, तो ट्रावणकोर में जो फैक्ट्री था इसका पहला कारखाना 1616 में तो आया ही, 1616 में आया, इससे डेट याद रखिएगा। 1620 में ये पहली फैक्ट्री कहाँ? ट्रावणकोर में। और 1676 में बोलेगा तो श्री रामपुर में। कहाँ? श्री रामपुर में। हाँ, श्री रामपुर पूछेगा कहाँ है, तो ये बंगाल में है। कहाँ है? बंगाल में है, बंगाल में है, याद रखिएगा। इससे उतना इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन नहीं बनता है, इतना ही बनता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी, ये देखिए व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय जो थे ये फ्रांसीसी ही थे। ठीक है, फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में ही आया है, सबसे बाद में आया है। याद रखिए 1664 ईस्वी में लुई 14वां के शासनकाल के दौरान, देखिए 1664 ईस्वी और लुई 14वां का शासनकाल दूसरा पॉइंट में है। वहां का मंत्री था कोलबर्ट। कौन मंत्री था? कोलबर्ट। लुई 14वां का मंत्री था ये कोलबर्ट। इसी के समय में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब? 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वां के शासनकाल में। याद रखिएगा मंत्री का नाम क्या था? हाँ, पूछता है इससे क्वेश्चन कि इसकी पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री 1600 कब? हाँ, ये सूरत में इसकी पहली फैक्ट्री 1664 में, याद रखिए। हाँ, 64 में इसकी पहली फैक्ट्री, 1664 नहीं होगा जी, सॉरी 1668 आप याद रखिए, 1668 होगा। ठीक है, ये 1664 ईस्वी में तो आया था, स्थापना हुआ था। इसकी पहली फैक्ट्री बोलेगा ना तो 1668 आप याद रखिएगा। हमको भी लग रहा था कि कुछ दिक्कत है। 1668 ईस्वी में इसकी पहली फैक्ट्री सूरत में। कहाँ? सूरत। कहाँ?
16 सूरत। 68 दे रहा है। अरे 68 आप याद रखिए ना जी, आप दिमाग का अलग लगा रहा। 68 मिलेगा आपको लूसेंट में और घटना चक्र में। यहाँ पे दिया है, पीडीएफ बनाया है, मिस्टेक्स हो जाता है। फ्रांकोइस कैरो के उस समय फ्रांकोइस कैरो था, इसी के द्वारा स्थापना हुआ था फ्रांसीसी फैक्ट्री का, याद रखिएगा। फिर पूछता है इसकी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में। तो 1668 में पहला सूरत में, और दूसरा बोलेगा तो मसूलीपट्टनम में, दूसरा बोलेगा तो मसूलीपट्टनम। देखिए प्रमुख फ्रांसीसी जो फैक्ट्री था उसमें माहे केंद्र, मतलब फ्रांसीसियों का केंद्र कहाँ था, माहे, कराइकेल, बालासुर, कलकत्ता और पांडिचेरी, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर है पांडिचेरी में फ्रांसीसियों के द्वारा एक क्वेश्चन घटना चक्र में पूछा गया है, फोर्ट लुई नाम का किला बनाया गया है। कौन सा फोर्ट लुई किला किसने बनाया था? तो फ्रांसीसियों ने बनाया था। किसने बनाया था? फ्रांसीसियों ने बनाया था फोर्ट लुई किला, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया है। हम फिर से आपको पूछते हैं, आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन को रिपीट करना है। जैसे पहला पुर्तगाली फैक्ट्री बोलेगा तो पहला सूरत, पुर्तगालियों का पूछे हैं। अच्छा कोचिंग, पहला पुर्तगाली का फैक्ट्री बोलेगा तो कोचीन, ठीक है, याद रखिए। दूसरा पुर्तगाली फैक्ट्री मसूली पट्टनम। फिर बोलेगा, फिर पुर्तगाली के बाद डच की पहली फैक्ट्री, ये ड्रावन, अरे डचों की पहली फैक्ट्री बताया ना। हाँ, डचों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। पटना में भी इसकी फैक्ट्री थी, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर पूछेगा आपका डच के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत, उसके बाद निर्माणाधीन पूछेगा तो मछलीपट्टनम, हाँ, निर्माणाधीन पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम, और मान्यता प्राप्त पहली फैक्ट्री सूरत, आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद पुर्तगाली, डच, अंग्रेज के बाद आता है हमारा कौन, डेनिस की पहली फैक्ट्री त्रावणकोर, हाँ। और दूसरी फैक्ट्री बोलेगा तो श्रीरामपुर, दूसरी फैक्ट्री बोलेगा तो श्रीरामपुर। और श्रीरामपुर वाला का डेट बताए हैं हम अभी, बताइए। 1676 और 1620 में पहली फैक्ट्री, और 1616 में डेनिस का स्थापना, याद रखिए। इसके बाद फ्रांसीसी का बोलेगा स्थापना 1664, पहली फैक्ट्री बोलेगा तो 1668, पहली फैक्ट्री बोले तो 1668, और दूसरी फैक्ट्री बोले तो 1669 में मसूली पट्टनम। यहाँ तक आपको याद है। और इसमें कुछ और हम बताए, जैसे कि वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री, पहला क्वेश्चन। लेकिन आपसे एक पूछेगा तो इसका दूसरा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री, अभी बताए हैं हम, अल्मेडा। देखिए यही तो क्वेश्चन है। दूसरा पुर्तगाली बोलेगा तो केब्राल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केब्राल। भारत, हाँ, दूसरा पुर्तगाली केब्राल। लेकिन यही बोलेगा कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली वाइसराय, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। हाँ, पुर्तगाली यात्री से क्वेश्चन पूछे कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री, तो वास्को डी गामा। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली तो केब्राल। अब भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वाइसराय तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, वाइसराय वहीं से शुरू हुआ है, ठीक है। अब फिर पूछेगा कि दूत, प्रथम अंग्रेज दूत जो सम्राट जहांगीर के भेंट में आया था, कैप्टन हॉकिंस। हाँ, बंबई का संस्थापक बोलेगा तो अंगियार, कलकत्ता का संस्थापक बोलेगा तो शॉर्नॉक। फिर बोलेगा कि फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता में है, इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। कौन था? चार्ल्स आयर। हाँ, फिर एक है फ्रैंको मार्टिन, ये पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर था फ्रांसीसी, फ्रैंको मार्टिन को याद रखिए। मद्रास का संस्थापक बोलेगा तो फ्रांसिस डे। फिर पूछेगा कि मुगल सम्राट फारूक सियार से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया कौन था? तो ये जॉन शरमन था। हाँ, सर जॉन शरमन, याद रखिएगा। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? सूरत में। किसके द्वारा? तो फ्रांकोइस कैरो द्वारा, ठीक है। इतना चीज आप लोग को याद रखना। देखिए, फ्रांसीसियों के साथ में अंग्रेजों का एक कर्नाटक का युद्ध हुआ है। किसका युद्ध हुआ है? तो कर्नाटक का युद्ध। ये दो तीन गो युद्ध हुआ है, ये सब याद रखना है। 2-3 युद्ध। जैसे पहला कर्नाटक युद्ध बोलेगा तो 1740 से लेके 1748 तक। ये ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध के कारण यूरोप में एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था। इसका जो समाप्ति हुआ है एला सेपल की संधि, याद रखिए। कब हुआ था एला सेपल की संधि? 1748। हाँ, 1748, याद रखिएगा। एला सेपल की संधि के द्वारा
कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ है, एला सेपल की संधि, प्रथम कर्नाटक। फिर नेक्स्ट है हमारा कि सेकंड कर्नाटक युद्ध, ये हुआ है आपका 49 से लेके 54, 49 से लेके 54, ये 1740 से 48 आप याद नहीं रखिए, 1746 से 48, ये सब जगह आपको मिलेगा 1746 से लेके 1748, ये 49 से 54 ठीक है। इसमें यह युद्ध निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष के कारण हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों ने क्रमशः दक्कन, कर्नाटक में मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के दावों का समर्थन किया, जबकि अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का पक्ष लिया था। याद रखिएगा 1754 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, ये याद रहेगा जी। हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ना, ये 1756 से लेकर 1763, 1756 से लेकर 1763, याद रखिएगा। इसमें लगता है डेट नहीं दिया है, 1756 से 63 तक हुआ है, याद रखिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था। देखिए तीसरा कर्नाटक जो युद्ध है 1756 से लेकर 1763, इसका जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण था ये प्रारंभ होने का, दिया हुआ है सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में हो रहा था 7 वर्षीय युद्ध, उसी समय ये शुरू हुआ था तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच में। देखिए 7 साल का गैप है ना, 7 साल का। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। इसको पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध कौन सी संधि? पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। देखिए इसमें बॉडी वॉश का लड़ाई दिया हुआ है, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध का निर्णायक लड़ाई था। 22 जनवरी 1760 को ये अंग्रेजों ने जीत लिया था और फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया था। क्या ले लिया था? कब्जे में। अंग्रेजों के जनरल आयरकुट ने काउंट थॉमस ऑर्डर डी लाली के नेतृत्व में, एक काउंट लाली इसको डायरेक्ट पढ़ता है, फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। एक तरफ से था आयरकुट, एक तरफ से था कौन? लाली। बॉडी वॉश के युद्ध में आयरकुट ने लाली को परास्त कर दिया, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि पेरिस के शांति संधि के द्वारा ये समाप्त हो गया था तीसरा कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक युद्ध के बाद देखिए प्लासी के युद्ध के बारे में दिया हुआ, इंपॉर्टेंट है प्लासी का युद्ध। डेट इसका कितना है? इसका डेट कितना है? डेट 23 जून 1757, याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध का डेट है, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था ना, ये भी याद रखिएगा, भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है। एक इसमें दिया है ब्लैक होल दुर्घटना। देखिए पहला पॉइंट में यह हमारा ब्लैक होल दुर्घटना पूछता है क्वेश्चन, कब हुआ था? इसका डेट बताइए। 20 जून 1956। 20 जून 56 में। कब 56? 1756। 1756, 20 जून 1756 को हुआ था ब्लैक होल त्रासदी। पूछता है कि ये क्या है। देखिए एक छोटा सा कमरा था उस समय, ठीक है। छोटा सा कमरा में 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया गया और अगला दिन जब उसको खोला गया तो उनमें से 123 व्यक्ति की मृत्यु हो चुका था, ठीक है। 123 व्यक्ति का मृत्यु हो चुका था। इसका एक मतलब कि देखा भी था, जिसको अपनी आंख से देखा था ये ब्लैक होल दुर्घटना को, उसका नाम क्या था? हॉलवेल। हॉलवेल नग्न आंखों से देखा था और वही बताया है, तो ये लिखा गया है, ये हिस्ट्री है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्लैक होल दुर्घटना इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, जगत सेठ और अन्य लोगों के साथ एक गुप्त गठबंधन बनाया जो नवाब के विरोधी था। इस साजिश के कारण अंग्रेजों ने आसानी से लड़ाई जीत ली। तो मीर जाफर जो था उस समय एक शासक हुआ करता था, मीर जाफर उसको धोखा दिया था। कौन सा शासक? सिराजुद्दौला का ये सेनापति था। सिराजुद्दौला का ये सेनापति था मीर जाफर, और ये सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था, जिसके कारण प्लासी के युद्ध में हार हुआ था। क्या हुआ था? हार हुआ था। अब प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757, और अपने सेना के साथ युद्ध में गया था ये कौन? सिराजुद्दौला। लेकिन मीर जाफर उसको कहा कि आप लौट जाइए, हम अकेले ही काफी हैं। तो वापस लौटने के क्रम में एक सैनिक था, अफगान युवक, जिसका नाम था मीर बहादुर। क्या नाम था? मीर बहादुर। इसका नाम याद रखिएगा, मीर बहादुर। मीर बहादुर करके है, ये अफगान युवक है, ये सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया था, ठीक है। सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया, हाँ, और उसी में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मीर मदान सिराजुद्दौला का 2 अन्य सेनापतियों में से एक था, जिसमें मोहनलाल और मीर मदान था, ठीक है। जो मीर मदान बोल रहे हैं ना, ये मीर बहादुर के अलावे था,
ठीक है, दो अन्य सेनापति मोहनलाल और मीरमदान। ये वफादार था, ये क्या था, वफादार था। ये युद्ध में मीर बहादुर के साथ, जैसे मीर बहादुर उस समय गया था ना, तो ये दोनों भी था। तो ये सिराजुद्दौला का वफादार हुआ था और वीर गति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, युद्ध में लड़ते हुए ये बेचारा वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो मोहनलाल और मीरमदान ये दोनों वफादार सैनिक था सिराजुद्दौला का। लेकिन सिराजुद्दौला के लिए क्या बोलता है, मीर जाफर जो था गद्दार था सिराजुद्दौला के लिए, अंग्रेजों से मिल गया था। अब मीर बहादुर इसकी हत्या किया था सिराजुद्दौला की। ठीक है, तो चारों अलग अलग हैं, समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं हाँ जी? सर। हाँ, तो ये चारों अलग अलग है। मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा दिया। मोहनलाल और मीर मदान सिराजुद्दौला के दो अन्य सेनापति थे, जबकि मीर बहादुर वापस लौटने के क्रम में सिराजुद्दौला की हत्या किया था। यहाँ तक क्लियर है? इसके साथ सर 4-5 लोग थे जो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे। मीर जाफर सेनापति था ही, उसके साथ राय दुर्लभ दीवान था, नहीं जबलपुर नहीं, बैंकर था। राय दुर्लभ जो था ना, एक कोषाध्यक्ष था। ठीक है, तो ये सब संधि कर लिया था उसके साथ, लॉर्ड क्लाइव के साथ। मीर जाफर, राय दुर्लभ, ये सब उसका सपोर्ट में था। लेकिन सिराजुद्दौला के सपोर्ट में जो दो अन्य सेनापति थे, उसका नाम मोहनलाल और मीर मदान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके साथ में थे। पलासी हुगली नदी के किनारे जगह है, अवस्थित है। भागीरथी भी कभी कभी देगा, वो भी सही है। भागीरथी। अब नेक्स्ट है हमारा बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये आंशिक रूप से अंग्रेजों का प्रभुत्व जो स्थापित हो गया था, वो पलासी के युद्ध के समय में हो गया था। और फिर अब आया है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बोलेगा तो 22 अक्टूबर 1764। 64। कंपनी ने दस्तक प्रणाली जो है, दस्तक प्रणाली, इसका दुरुपयोग किया, जिससे नवाब को वित्तीय नुकसान हुआ और इस तरह तनाव उत्पन्न हो गया। दस्तक प्रणाली जो था ना, ये व्यापार करने का एक परमिट होता था, तो ध्यान रखिएगा। हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। और देखिए, और त्रिगुट सेना था इसमें, जो इसके विपक्षी में थे हेक्टर मुनरो के, त्रिगुट सेना था। त्रिगुट कहने का मतलब मुगल से कौन था? मुगल से ये था, शाह आलम द्वितीय था। अवश्य शुजा-उद-दौला था। ठीक है, और बंगाल से बंगाल से ये आपदस्थ होगा नवाब मीर कासिम। मीर आपदस्थ कासिम। नवाब मीर कासिम था, याद रखिएगा। बंगाल से आपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और वहां का तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीनों का त्रिगुट सेना था। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजों के हाथों ये पराजित हो गया था। क्या हो गया था? पराजित हो गया था। इस तरह से बोला जाता है कि अंग्रेजों का पूरा प्रभुत्व हो गया भारत पर। कब? 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध से। फिर 1765 ईस्वी में हम अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किए हैं, क्या? इलाहाबाद की संधि। किसके किसके बीच में होता है? अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के साथ, ये पहली संधि। ठीक है, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजी कंपनी को मिल जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पूछता है इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1765, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन, देखिए, बंगाल में जो द्वैध शासन शुरू हुआ था 1765 से लेकर 72 तक, ये रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू हुआ था। कंपनी और नवाब दोनों शासन करता था। कंपनी के पास निजामत और दीवानी दोनों अधिकार थे। वारेन हेस्टिंग्स द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो वारेन हेस्टिंग्स दिया है कि द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया है, याद रखिएगा। द्वैध शासन को प्रणाली को रेगुलेट कौन किया है? रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। पूछता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसी से जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। को बनाता है ना। हाँ, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए जरा, इसमें बहुत टेक्निकल है। ये बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो पूछेगा आपसे बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। और फिर पूछेगा आपसे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
वारेन हेस्टिंग्स, इस याद रखिएगा। यही चीज के लिए हम बता रहे थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि जी कन्वर्ट हो गया डबल जी में, गवर्नर जनरल, गवर्नर बन गया गवर्नर जनरल। किससे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर बन गया गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। और इस तरह से बंगाल का अंतिम गवर्नर बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर बोलेगा तो कौन जी? क्लाइव। क्लाइव। ठीक है, है हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट है आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, मैसूर राज्य का एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था मैसूर राज्य, हैदर अली के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। हैदर अली, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैदर अली, इसको याद रखिएगा। हैदर अली के द्वारा मैसूर राज्य का स्थापना हुआ था। इसका जन्म बोलेगा ना तो 1721 याद रखिएगा। एक इससे डेट रिलेटेड है हैदर अली से, 1755 ईस्वी में इसको डिंडीगुल की सूबेदारी मिला था। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हैदर अली को 1755 ईस्वी में कहाँ की सूबेदारी मिला था, तो डिंडीगुल, ठीक है। और हैदर अली ने मैसूर राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था मुगल प्रशासन के तर्ज पर बनाया था। हैदर अली ने मद्रास पर हमला किया, पॉइंट दिए हुए है वाला। और एक मिनट, हैदर अली जो है, हैदर अली ये मैसूर मद्रास पर हमला किया और अंग्रेजों को मैसूर के लिए अनुकूल परिणामों के साथ मद्रास की संधि करने के लिए मजबूर किया। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से लेकर 69 के बीच में, और मद्रास की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था। कौन सी संधि? तो मद्रास की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ। हाँ, फिर द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1780 से 84। कब हुआ था? 1780 से 84। देखिए, हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा और निजाम के साथ गठबंधन किया और उन्होंने कर्नाटक पर हमला किया और अर्काट पर कब्जा किया। 1781 ईस्वी में कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। इसका मृत्यु 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु कैंसर के वजह से हो गया। किसके वजह से? कैंसर के वजह से। हाँ, 1781 ईस्वी में पोर्टनेवा के युद्ध में इसकी हार का सामना हुई थी। तो 1781 आप याद रखिएगा, पोर्टनेवा का युद्ध, पोर्टनेवा का युद्ध। तो 1781 में पोर्टनेवा का युद्ध और 1782 में हैदर अली की मृत्यु। और इसका बेटा था कौन? टीपू सुल्तान। ये युद्ध को जारी रखा था, लेकिन युद्ध अनिर्णायक रहा, मतलब नतीजा नहीं निकला। और इस तरह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को हैदर अली की मृत्यु के लिए जाना जाता है। 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी कैंसर से। किससे? कैंसर से। 1781 में पोर्टनेवा का युद्ध, याद रखिएगा, हैदर अली इसमें पराजित हुआ था। फिर नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और मंगलोर की संधि जो 1784 में हुआ था। मंगलोर की संधि के द्वारा युद्ध जो है शांति वार्ता और समाप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 के बीच में हुआ था। 1790 से 92 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1792 ईस्वी में एक संधि हुआ था जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि, याद रखिएगा। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज। हाँ, लेकिन इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। क्या हुई थी? हार, और अंग्रेज विजयी, याद रखिए। फिर होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अच्छा, टीपू सुल्तान एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसका कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ लें। वही दिया है कि टीपू और त्रावणकोर राज्य के मध्य विवाद युद्ध में बदल गया, जिसमें अंग्रेजों ने त्रावणकोर का पक्ष लिया और श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया और हम अपने हमले में सफल रहे। मतलब अंग्रेज सफल रहा, टीपू सुल्तान हारा। टीपू सुल्तान हारा। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया। याद रखिए, 1755 में बताए थे डिंडीगुल की सूबेदारी किसको मिला था? हैदर अली को। हैदर अली, याद रखिए। फिर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 1799 में हुआ है। कब हुआ है? 1799। एबोडियार राजवंश के हिंदू शासक की मृत्यु के बाद टीपू ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और अंग्रेजों द्वारा अपना अपमान का बदला लेने की कोशिश की। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था। वो टीपू की फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती की चिंता थी, उन्होंने उसे दंडित करने की कोशिश की। टीपू को अंग्रेज जनरल स्टुअर्ट और हैरिस के हाथों हार का सामना करना पड़ा
इस युद्ध में अंग्रेजों को मराठों और निजाम से समर्थन मिला था। मैसूर के पिछले हिंदू शाही परिवार के एक नवयुवक को नया महाराज नियुक्त किया गया और सहायक संधि के अधीन था। इसमें क्वेश्चन आता है जो टीपू सुल्तान से रिलेटेड है कि 1791 ईस्वी में शंकराचार्य में मैसूर में एक श्रृंगेरी मठ का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो पूछता है कि श्रृंगेरी मठ का पुनः निर्माण किसने करवाया, तो टीपू सुल्तान। फिर है श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया, टीपू सुल्तान है। फिर है साथ में एगो नया कैलेंडर किसने जारी किया, टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष तथा एक लाइब्रेरी का भी निर्माण किसने करवाया था, टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का एक कथन बहुत फेमस है कि 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह मर जाना। 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह मर जाना, याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा है आंग्ल मराठा युद्ध, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये 1775 से लेकर 1782, 1775 से लेकर 1782, याद रखिएगा। मराठा उत्तराधिकार संघर्ष के कारण सवाई माधवराव ने रघुनाथ राव को समर्थन किया था। तो दूसरा पॉइंट है हमारा कि सूरत की संधि ने साल्सेट और बेसिन को अंग्रेजों को सौंप दिया और संधि उल्लंघन के कारण युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बड़गांव की संधि हुआ था। पूछता है क्वेश्चन, ये सब याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट है हेस्टिंग्स ने बड़गांव की संधि को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सिंधिया को हराने के बाद सालाबाई की संधि हुई। अब हम कुछ संधि बताते हैं आपको, इसको भी आप ध्यान रखिए। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये सालाबाई की संधि के द्वारा क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ठीक है, हाँ, 1775 से 82। लेकिन पूछा कि सालाबाई की संधि कब हुआ था, तो 1782। 1782, हाँ, लास्ट में ना होता है संधि, तो 1782 इसका लास्ट डेट है, तो 1782 याद रखेंगे। ठीक है, 75 से लेकर 82 तक चला था ये आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें मराठा को कोई खास सफलता नहीं मिला, लेकिन याद रखिएगा कि 1782 ईस्वी में एक था महादजी सिंधिया, ये अंग्रेज और मराठा के बीच में मध्यस्थता करवाया था, यही सिंधिया। ठीक है, और इसी संधि के बाद 12 भाई परिषद इसको मान्यता दिया था अंग्रेजों ने, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा द्वितीय आंग्ल युद्ध का डेट पूछना है। हाँ, डेट याद रखिएगा, ये सब भी याद रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए मराठा पूछता है क्वेश्चन कि 5 परिसंघ में बटा था, जिसमें पूना, बड़ौदा, ग्वालियर, इंदौर और नागपुर था। तो ये 5 परिसंघ में जो बटा था मराठा साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से, एक किसके समय में, तो साहू के समय में। किसके समय में, साहू के समय में। जैसे पूना का प्रधान था उस समय पेशवा कहलाता था, बड़ौदा के प्रधान को गायकवाड़, ग्वालियर सिंधिया प्रधान हुआ करता था, इंदौर का प्रधान होलकर, नागपुर का प्रधान भोसले, याद रखिए। हाँ, तो इतना आप याद रख सकते हैं। एक बेसिन की संधि हुआ था 31 दिसंबर 1802 को। हाँ, 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि हुआ था। बेसिन की संधि में पूछता है किसके किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। देखिए याद करने का तरीका है, 1802 में, अब बाजीराव द्वितीय में भी 2 है, क्या है, 2 है। हाँ, तो 1802 में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में बेसिन की संधि हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। इस संधि के द्वारा ही बाजीराव जो द्वितीय था अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमारा होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पूछेगा तो 1803 से लेकर 1805, 1803 से लेकर 1805। ये नागपुर का जो प्रधान बताया भोसले के द्वारा इस युद्ध का शुरुआत हुआ था, किंतु यह पराजित हो गया था। ठीक है, अब बाद में देवगांव की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो गया था। देखिए बसीन की संधि का यहाँ पे चर्चा है, अभी बताएं कितना ईस्वी, 1802। जबकि पूछेगा आपको कि देवगांव की संधि के द्वारा कौन सा मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, दूसरा याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट की सिंधिया और भोसले ने विरोध किया और अंग्रेजों से हार गए। उन्होंने सुरजी अर्जुन गांव की संधि और देवगांव की संधि पर हस्ताक्षर किया, और होलकर के हार का कारण है राजपुर घाट की संधि। अभी जो बताएं कि मराठा साम्राज्य 5 परिसंघ में बट गया था, 5 परिसंघ का प्रधान अलग अलग था, जैसे पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले। तो हर जैसे होलकर का हार का कारण राजपुर घाट की संधि हो गया, सब ध्यान में रखिएगा।
तीनों संधि करवाने दीजिए, उसके बाद हम सब सारा संधि का डेट भी हम बताएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखिएगा। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध बोलेगा तो 1817 से लेके 1818 के बीच में, ठीक है। हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 के चार्टर पर एक्ट द्वारा चाय को छोड़कर चीन में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जैसे 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा चाय को छोड़कर चीन में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। इसको याद रखिए। कंपनी के क्षेत्रों पर पिंडारी विरुद्ध अभियानों से संघर्ष पैदा उत्पन्न हुआ, जिसका श्रेय मराठा समर्थन को जाता है। बेसिन की संधि, जिसे ब्रिटिश नियंत्रण के आत्मसमर्पण के रूप में माना जाता है, इन्हें अन्य मराठा नेताओं को नाराज कर दिया। फिर बाजीराव द्वितीय ने नागपुर पर मराठा हमले का नेतृत्व किया, लेकिन कमजोर मराठा प्रशासन के कारण अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट हमारा कि पराजित मराठा गुटों के साथ बाद में संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 1818 में मराठा संघ का विघटन हो गया। ये भी क्वेश्चन याद रखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट बताते हैं, उसको आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे सूरत की संधि, जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना, पूछा किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि। हाँ, मंदसौर की संधि याद रखिएगा। मंदसौर की संधि पूछेगा, मंदसौर की संधि हुआ कब है, तो 1818 18 में। हाँ, तो अब डेट याद रखिएगा, 1818 में मंदसौर की संधि, ठीक है। फिर बोलेगा 1775 में सूरत की संधि, सूरत की संधि पूछता है। पहला वाला होता है सालबाई की संधि ना 1882 में। हाँ ठीक है, 1882 में, वो छोड़ दिए अब हम ना, आप दूसरा बता रहे हैं। 1882 में सालाबाई की संधि, फिर देवगांव की संधि, फिर मंदसौर की संधि। पहला सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त, दूसरा देवगांव की संधि के द्वारा, और तीसरा बोलेगा तो मंदसौर की संधि के द्वारा, ठीक है। अब 1775 में सूरत की संधि हुआ, किसके किसके बीच, तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। एक तरफ अंग्रेज रहेगा टोटल में, ठीक है, एक तरफ कौन रहेगा, अंग्रेज। आप याद रखिएगा, सिर्फ एक, रघुनाथ राव। 1775 में सूरत की संधि, रघुनाथ राव, ठीक है, याद रहेगा, याद रखिए। 1775 बोले। हाँ, फिर 1782 में सालाबाई की संधि, 1802 बताए हम बेसिन की संधि। सालाबाई की संधि के समय कौन था, सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच में सालाबाई की संधि होता है, ठीक है। 1802 में बेसिन की संधि, इस समय बाजीराव द्वितीय। फिर देवगांव की संधि बोलेगा तो 1803, और सूजी अर्जुन गांव की संधि बोलेगा, ये भी 1803, ठीक है। और नागपुर की संधि बोलेगा तो 1816, पूना की संधि बोलेगा तो 1817, और अभी मंदसौर की संधि बताएं 1818। रिपीट करेगा फिर से, मंदसौर की संधि होलकर और अंग्रेज के बीच में। पूना की संधि बाजीराव द्वितीय, देखिए पूना भी 2 अक्षर का है, तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में, ठीक है। नागपुर की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच में, नागपुर की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच में। ग्वालियर की संधि बोलेगा तो सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में, 1817 में। फिर से रिपीट करते हैं, 1775 में सूरत की संधि, सूरत की संधि। 1782 में सालाबाई की सालाबाई। 1802 में बसीन। और देवगांव की संधि 1803 में। सूजी अर्जुन गांव की संधि 1803। फिर बोलेगा नागपुर की संधि 1816। ग्वालियर की संधि और पूना की संधि दोनों 1817, और मंदसौर की संधि 1818। मराठा में ही एक टर्म आता है पिंडारी। पिंडारी कौन हुआ करते थे, पूछता है क्वेश्चन, पिंडारी कौन हुआ करते थे, तो पिंडारी भी याद रखिएगा। ये मराठा सेना में अवैतनिक सैनिक होते थे, ठीक है। ये लूट मार करता था, हाँ, लूट मार करने वाले सैनिक होता था। ये पिंडारियों, ये बाजीराव प्रथम के समय में ये शुरू हुआ था, पिंडारी वाला सेना, ठीक है। अवैतनिक सैनिक, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इनको लूट से जो प्राप्त राशि होता था ना, उसका एक निश्चित हिस्सा इनको दिया जाता था। यहाँ तक आप लोग समझ गए, समझ गए जी। अब है हम लोग का आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम करते हैं, ध्यान से समझिए। हम लोग सीख पढ़ते हैं, सिख युद्ध। देखिए आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ना, सिख कहने का मतलब पंजाब भी आप समझिए। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध कब हुआ, तो यही डेट रह जाएगा, 1845 से 46, ठीक है। पंजाब या सिख दोनों एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र पंजाब राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था।
स्वतंत्र रंजीत सिंह। हाँ रंजीत सिंह इंपॉर्टेंट है, पूछता है दूसरा क्वेश्चन कि ये किस मिसल से रिलेटेड है। सुकरचकिया। शुक्रचक्या मिसल। इनका जो था ना 12 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का जो नाम था मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। इसके कारण शुक्रचक्या मिसल का यह प्रधान अल्प आयु में बन गए। अल्प आयु में बन गए। चूंकि ये अल्प आयु में प्रधान बने थे तो इनकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बोला जाता है, प्रशासनिक परिषद। ठीक है। रंजीत सिंह ने इस प्रशासनिक परिषद को समाप्त कर दिया 1797 ईस्वी में और पूरा प्रशासन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इनके समय में एक आक्रमण हुआ था, अफगान आक्रमण। अफगान शासक था जमान शाह, नाम सुने होंगे जमान शाह। पंजाब के क्षेत्र में कई बार आक्रमण किया है जमान शाह। ठीक है। पूछता है कि अंतिम आक्रमण जमान शाह का कब है, तो 1797 बताएं। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को समाप्त पूछेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को समाप्त 1797 और 1798 में जमान शाह का अंतिम आक्रमण किया हुआ था रंजीत सिंह के विरुद्ध। चिनाब नदी में जमान शाह का कुछ तोप फंस गया था, उसको ही निकलवा के वापस उसको पहुंचवा दिए। ठीक है। तो इससे खुश होकर जमान शाह ने लाहौर इनको दान में दे दिया था। लाहौर क्या कर दिया था? दान में दे दिया। हाँ, तो लाहौर को रंजीत सिंह राजधानी बनाए थे। क्या बनाए थे? राजधानी। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में एक संधि होता है जिसका नाम है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घटना चक्र का। रंजीत सिंह के बाद पूछता है अगला शासक का खड़ग सिंह। याद रखिएगा, खड़ग सिंह अगला शासक है। और खड़ग सिंह के बाद अगला शासक बोलेगा तो नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह और नौनिहाल सिंह के बाद अगला शासक जो है ये दिलीप सिंह। तो पूछेगा कि अंतिम शासक पंजाब का, तो दिलीप सिंह। और रंजीत सिंह के बाद का शासक कौन है, तो खड़ग सिंह। कौन है? खड़ग सिंह। खड़ग सिंह, याद। खड़ग सिंह। देखिए नौनिहाल सिंह के पश्चात कुछ समय के लिए शेर सिंह भी गद्दी पर बैठा था। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, रंजीत सिंह के बाद खड़ग सिंह, खड़ग सिंह के बाद नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह, शेर सिंह के बाद दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। इतना तक याद रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है आंग्र सिख युद्ध 1845 से 46 के। सतलज नदी के पार यह युद्ध सिख सेना द्वारा सतलज नदी को पार करने महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उथल पुथल अफगानिस्तान में अंग्रेजी सैन्य कार्रवाई और कब्जे तथा लाहौर के पास अंग्रेजी सैन्य उपस्थिति के बढ़ने से उत्पन्न हुआ था। याद रखिएगा। इसमें पंजाब सेना जो था ये पराजित हो गया था प्रथम सिख युद्ध में। ठीक है। और दिलीप सिंह जो था, दिलीप सिंह और अंग्रेजी सेना के बीच में एक संधि होता है। एक तो भैरोवल की संधि जो 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1846। हाँ, 22 दिसंबर 1846 को हुआ था भैरोवल की संधि। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट डेट नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ है तो हम जो बताए हैं याद रखिए ना जी। फिर लाहौर की संधि। लाहौर की संधि जो हुआ है ये 9 मार्च 1846। कब हुआ है? 9 मार्च 1846। हाँ, तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। अब भैरोवल की संधि बोलेगा तो 22 मार्च 1846। और इसी भैरोवल की संधि के द्वारा दिलीप सिंह जो है ये स्वीकार कर लिया कि पंजाब के क्षेत्र में अंग्रेजी सेना जब तक रहना चाहेगी तब तक रह सकती है। तो दोनों जो है संधि इसी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही हुआ है। लाहौर की संधि और फिर भैरोवल की संधि दोनों 1846 में, 1 मार्च 1846 और 1 दिसंबर 1846। अब नेक्स्ट है हमारा कि गुलाब सिंह को कश्मीर की बिक्री सहित बाद की अशांति ने और भी विद्रोहों का जन्म दिया। इसके उपरांत भैरोवल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। याद रखिएगा। कब? बड़ा डेट छोटा डेट बता दिए हैं। भैरोवल की संधि का डेट बताइए। 22 दिसंबर 1846 और लाहौर की संधि का 9 मार्च 1846। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संधि की अपमानजनक शर्तों और रानी जिंद के साथ दुर्व्यवहार और मूल राज्य के विद्रोह के कारण सिखों की असंतुष्टि हुई और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का एक कारण बना था। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने सर ह्यूग गॉफ के नेतृत्व में युद्ध जीतकर पंजाब को अपने अधीन करने का अवसर प्राप्त किया। सिख सेना ने रावलपिंडी में आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए रावलपिंडी याद रखिएगा, रावलपिंडी में आत्मसमर्पण। डलहौजी का उद्देश्य पंजाब के विलय और 3 सदस्य बोर्ड के द्वारा शासन के साथ पूरा हुआ।
बाद में जॉन लॉरेंस पंजाब के पहले मुख्य आयुक्त बने, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी याद रख सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध के बाद ही दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया? लंदन, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया? लंदन। दिलीप सिंह को भेज दिया गया लंदन। लंदन में वहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, और इनकी माता जम्मू कश्मीर के निकट शेखपुरा नामक स्थान पर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर रहने के लिए भेज दिया गया। माता को जम्मू कश्मीर और दिलीप सिंह को लंदन। और 1849 ईस्वी में पंजाब के क्षेत्र में पूरी तरह से 1849 में पंजाब के क्षेत्र को पूरी तरह से अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। यहाँ तक अगर आपको याद रहा तो ठीक है, याद है, याद रखिएगा। आप पूछिए। यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब रहने दें, आज भर इतना ही। ठीक है। देखिए आज इतना ही तक छोड़ देते हैं। आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओ, थैंक यू ये वेरी पर मच। जा रहा है।